कहते हैं कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और इस बात को खुफिया एजेंसियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ये वो एजेंसियां हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देशों की किस्मत बदल देती हैं। तो चलिए आज हम भारत की सबसे अहम बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के उतार चढ़ाव से भरे इतिहास की कुछ पर्दे खोलते हैं। चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए किसी दुश्मन देश के सबसे बड़े और सबसे गहरे राज यानी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगाना हो तो कैसे लगाया जाएगा? सैटेलाइट से या किसी जासूस को भेजकर? इसका जवाब आपको चौंका देगा। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी नाई की दुकान से। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये R&W के इतिहास की एक ऐसी हकीकत है जो दिखाती है कि जासूसी की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा अनोखी हो सकती है। R&D की कहानी पता है किसी जीत के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी हार और गहरी निराशा से। ये एक ऐसी एजेंसी है जो दो बड़ी खुफिया नाकामियों की राख से पैदा हुई थी। तो हुआ ये कि 60s का दशक भारत के लिए बहुत मुश्किल था। 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB को कानो कान खबर तक नहीं हुई। फिर ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया और एक बार फिर IB को कुछ पता नहीं चला। इन दो बड़ी हार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ विदेशी खतरों पर नजर रखना हो। इन नाकामियों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सबसे काबिल खुफिया अफसर R-INCAO को बुलाया और उन्हें एक सीधा साफ मैंडेट दिया। एक ऐसी एजेंसी बनाओ जो सिर्फ भारत की सीमाओं के बाहर काम करे, जो आक्रामक हो और खतरे को पैदा होने से पहले ही सूंघ ले। और बस यहीं से RAW की नींव पड़ी। और R&AW को ना खुद को साबित करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एजेंसी का पहला बड़ा इम्तिहान 1971 की जंग में हुआ और ये उसकी आज तक की सबसे जबरदस्त कामयाबियों में से एक मानी जाती है। आप जरा उस वक्त की मुश्किल को समझिए। एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और बीच में था 1600 किलोमीटर का भारत। पाकिस्तानी सेना अपने पूर्वी हिस्से में हथियार और सैनिक कैसे पहुंचा रही थी? हवाई रास्ते से, यानी भारत के ऊपर से उड़कर। अब जंग जीतने के लिए इस सप्लाई लाइन को तोड़ना सबसे जरूरी था, लेकिन सवाल था कैसे? और यहीं पर RAW ने एक ऐसा दांव खेला जो सीधे किसी जासूसी फिल्म से निकला लगता है। उन्होंने हाशिम कुरैशी नाम के एक अलगावादी को पकड़ा और उसे डबल एजेंट बना लिया। फिर RAW के ही प्लान के मुताबिक कुरैशी ने एक इंडियन प्लेन हाईजैक किया और उसे लाहौर ले गया। जैसे ही ये खबर फैली, भारत ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया। और मजे की बात यह कि पाकिस्तानी नेताओं ने उस हाईजैकर का हीरो की तरह स्वागत किया। बस भारत को वही बहाना मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये था R&W का मास्टर स्ट्रोक। मतलब सोचिए, एक ही चाल से पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन ठप हो गई। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पूरी तरह बंद हो गई। पाकिस्तानी सेना अकेली पड़ गई और इसी ने 1971 की जंग में भारत की जीत और बांग्लादेश के जन्म की कहानी लिख दी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। सफलता की इन ऊंचाइयों के बाद रॉ के लिए एक बहुत ही मुश्किल और अंधेरा दौर शुरू हुआ और इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर से था। 1977 में देश में सरकार बदली और रॉ के बुरे दिन शुरू हो गए। नई सरकार को लगता था कि ये तो इंदिरा गांधी की प्राइवेट आर्मी है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एजेंसी पर भरोसा नहीं किया और उसके पर कतरने शुरू कर दिए। बजट आधा कर दिया गया, स्टाफ कम कर दिया गया और विदेशों में चल रहे कई जरूरी ऑपरेशंस रातों रात बंद कर दिए गए। और इसी उथल पुथल के बीच हमारे जासूस जमीन पर एक कमाल की चीज पर काम कर रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि पाकिस्तान के सारे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं। तो रॉ के एजेंट्स ने जुगाड़ लगाकर उन वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल उठाए और टेस्टिंग के लिए भारत भेज दिए। और जब उन बालों का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट देखकर सब चौंक गए। उनमें रेडिएशन था, मतलब साफ था पाकिस्तान चोरी छुपे न्यूक्लियर बम बना रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। रॉ के हाथ एक जैकपॉट लगा। एक पाकिस्तानी सोर्स ने सिर्फ $10,000 में पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स बेचने का ऑफर दिया। लेकिन यहां पर एक ऐसी बड़ी गलती हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। पहले तो प्रधानमंत्री देसाई ने वो ब्लूप्रिंट्स खरीदने से ही मना कर दिया और फिर जो उन्होंने किया
वो तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक को फोन घुमाया और बता दिया कि हमें तुम्हारे सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पता चल गया है। नतीजा एक शब्द में, तबाही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एकदम अलर्ट हो गई। उन्होंने एक एक करके हमारे सारे एजेंट्स को ढूंढ निकाला और खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन का फेल होना नहीं था, ये अपने ही जासूसों के साथ एक तरह का धोखा था, जिसकी कीमत उन लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये RNW के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद कोई एजेंसी वापसी कैसे करती है? इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी चोटियों पर, जहां RNW ने अपनी एक और शानदार जीत की कहानी लिखी। इस बार इंटेलिजेंस किसी सैटेलाइट इमेज से नहीं मिली या किसी सीक्रेट कोड से नहीं, बल्कि इसका सुराग मिला लंदन में कपड़ों की दुकान से। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अहम जानकारी सबसे अजीब जगहों से मिलती है। RNW के एजेंट्स ने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी ने लंदन की एक कंपनी को एक अजीब सा ऑर्डर प्लेस किया है। बहुत सारे खास गर्म कपड़े, स्पेशल जूते, ऐसे इक्विपमेंट जो -50 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में काम आते हैं। अब सवाल ये था, पाकिस्तान को इतने ठंडे कपड़ों की जरूरत कहां पड़ गई? जवाब एक ही था, सियाचिन ग्लेशियर। ये इंटेल मिलते ही भारतीय सेना ने एक पल की भी देरी नहीं की। फौरन लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत, और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ समझ पाता या वहां पहुंचने की तैयारी करता, हमारे 300 सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर मौजूद थे। रॉ की इस एक जानकारी ने भारत को वो रणनीतिक बढ़त दिलाई जो आज तक कायम है। सियाचिन एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिस्टम की कुछ बड़ी कमियां अभी भी बाकी थी, और इन कमियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक और बड़ा झटका लगना बाकी था। वो था कारगिल का युद्ध। 1999 में जब कारगिल हुआ तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। पता है क्या? प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की कमी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। अलग अलग जगहों से घुसपैठ की लगभग 45 बार वार्निंग मिली, लेकिन ऊपर बैठे टॉप कमांड तक पहुंची सिर्फ 11। बाकी फाइलों में दब कर रह गई। क्यों? क्योंकि कोई एजेंसी दूसरी से ठीक से बात ही नहीं कर रही थी, सब अपने अपने दायरे में काम कर रहे थे। कारगिल के बाद भारत के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को आप कह सकते हैं ओवरहॉल कर दिया गया। एक नई बॉडी बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC, और इसका काम बस एक था, RNW, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सबको एक साथ एक टेबल पे लाना ताकि वो एक टीम की तरह काम करें, जानकारी शेयर करें और मिलकर विश्लेषण करें। और इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अब इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा जो शायद एक एजेंसी को फालतू लगे, वो दूसरी के लिए पहेली का सबसे अहम हिस्सा हो सकता था। यह सिस्टम सिर्फ जानकारी जमा करने के लिए नहीं था, बल्कि उन डॉट्स को सही समय पर जोड़ने के लिए था, ताकि कारगिल जैसी गलती दोबारा कभी ना हो। तो RNW की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। किसी देश के जासूसों के लिए असली खतरा कौन है? सरहद पार बैठा दुश्मन, या फिर घर के अंदर की वो पॉलिटिक्स जो उनके हाथ पैर बांध देती है? इस एजेंसी का इतिहास देखकर तो यही लगता है कि शायद इसका जवाब उतना सीधा और आसान नहीं है।